फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट या अनसक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में बाल ना उगने के क्या रीजंस हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद अगर आपका रिजल्ट ठीक से नहीं आया, हेयर ग्रोथ नहीं हुई या जो बाल ग्रो करे वो अजीब से लग रहे हैं, अननेचुरल लग रहे हैं, तो इन चीज़ों की क्या वजह हो सकती है। तो दोस्तों, फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट को हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, इसके रीजंस को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला रीज़न आता है आपका अपना डोनर एरिया। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले आपके सर्जन को आपका जो डोनर एरिया है उसको प्रॉपरली असेस करना चाहिए, यानी कि जहाँ से भी बाल निकाले जाने हैं, जिसको हम कहते हैं डोनर एरिया। डोनर एरिया हमारा स्कैल्प का डोनर एरिया हो सकता है, बियर्ड हो सकता है और बॉडी हेयर हो सकता है। इन सारे डोनर एरियाज़ को प्रॉपरली असेस करना ज़रूरी है, एग्जामिन करना ज़रूरी है, चेक करना ज़रूरी है कि क्या ये आपका डोनर एरिया अच्छा है, हेल्दी है, यहाँ पे बाल घने हैं और कितने बाल इन सारे डोनर एरिया से मिला के हम ले सकते हैं। अगर आपका रिक्वायरमेंट उतना है जितना कि आपका डोनर एरिया दे सकता है, तो इन दैट केस हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट जो होता है वो बहुत अच्छा आता है और आपकी जो हेयर ग्रोथ होती है वो एक बहुत डेंस थिक हेयर ग्रोथ होती है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। मगर अगर आपके डोनर एरिया के बाल पहले से ही बहुत पतले हैं, कमज़ोर हैं और कब कुछ लोगों में जो स्कैल्प का जो पीछे वाला पार्ट होता है वहाँ पे भी बाल बहुत ज़्यादा घने नहीं होते, यानी कि आपके डोनर एरिया में ही अगर हेयर थिनिंग है और ऐसे कमज़ोर बाल को हम निकाल के अगर ट्रांसप्लांटेड एरिया ट्रांसप्लांट करेंगे या रेसिपिएंट एरिया में डालेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये बाल क्योंकि पहले से ही कमज़ोर हैं तो ये ग्रो नहीं कर पाएंगे और इस पूरे प्रोसेस में ये जो बाल हैं ये डैमेज हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका रेसिपिएंट एरिया बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपको ग्रेड 6, ग्रेड 7 का हेयर लॉस है, तो ऐसे केसेस में 8,000, 10,000 या 12,000, 14,000 ग्राफ्ट तक की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो क्या आपके सारे डोनर एरियाज मिला के इतने ग्राफ्ट दे सकते हैं? अगर हम ग्रेड 6, 7 में कम ग्राफ्ट डालते हैं तो भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा, बाल आपको लगेंगे कि बहुत छिद्दे छिद्दे आए। तो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आपका इन दिस केस अच्छा नहीं आता, आपको लगता है कि मेरी डेंसिटी बहुत कम आई है। तो ये चीज़ें हमें हमेशा सर्जरी से पहले ही असेस करनी चाहिए। पेशेंट के लिए बारे में हमें सब कुछ पता करना चाहिए, उनको कोई मेडिकल इश्यूज तो नहीं है, कोई एलर्जीज़ नहीं है, कोई मेडिसिन चल रही हैं, जैसे कि अगर आपको पहले से ही बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में कभी कभी स्किन हीलिंग जो है प्रॉपरली नहीं हो पाती, तो भी हमारा हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है। पेशेंट अगर स्मोकिंग ज़्यादा है, उनकी अल्कोहल ज़्यादा है, तो भी हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है। तो इस सारे के सारे फैक्टर्स जो है हमें असेस करने चाहिए, तभी हमें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्रोसीड करना चाहिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है वो आता है डॉक्टर या परफॉर्मिंग टीम, मेडिकल टीम के पार्ट पे, यानी कि क्या आपकी टेक्निक सही है। तो दोस्तों, हम जो टेक्निक चंद्रा क्लिनिक में करते हैं विच इज़ बायो IPT FUE हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक, ये FUE का एक एडवांस वर्जन है। इसमें हम इम्प्लांटर पेन यूज़ करते हैं, जिससे कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे जो ग्राफ्ट है, यानी पीछे से जो हमने जड़ निकाली है, वो डैमेज नहीं होती। जो हम पीछे से रूट्स निकालते हैं, पीछे से या बियर्ड से या चेस्ट से जो हम ग्राफ्ट्स निकालते हैं इम्प्लांट करने के लिए, वो एक लाइव टिश्यू होता है, वो एक जिंदा ऑर्गन है जिसको कि हमने एक जगह से निकाला हुआ है और हमें दूसरी जगह डालना है। तो हमें निकालने और डालने के प्रोसेस में ये ध्यान रखना है कि हमारी जड़ जो है वो डैमेज ना हो, ख़राब ना हो, इसलिए बहुत ही जेंटल तरीके से बाल को निकाला और डाला जाता है। इम्प्लांटर पेन का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि इसमें जो हमारा बाल डालने का प्रोसेस है वो बहुत जेंटल है, नो टच टू रूट टेक्निक से हम इसको डालते हैं, उसकी वजह से आपका ग्राफ्ट डैमेज नहीं होता है। तो यानी कि हमने जितने ग्राफ्ट डाले उतने ही ग्राफ्ट आपके उगते हैं, तो इसकी वजह से आपका रिजल्ट अच्छा आता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमारे डालने या निकालने के प्रोसेस में ग्राफ्ट हमारा डैमेज हो जाए तो ऑब्वियस बात है ऐसा डैमेज ग्राफ्ट आगे डालने के बावजूद भी उगेगा नहीं और आपको लगेगा कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया है। तो इस प्रोसेस का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन आपका ट्रांसप्लांट कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह ऐसा भी हो रहा है आजकल कि सिर्फ टेक्नीशियन ही ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर या तो नहीं है, और अगर हैं भी
तो एक्टिवली सर्जरी में वो इन्वॉल्व नहीं है, सर्जरी का कोई पार्ट नहीं करते। ऑब्वियस बात है दोस्तों, टेक्नीशियंस वर्सेस डॉक्टर के रिजल्ट में फ़र्क आ जाता है, तो इस चीज़ को भी ज़रूर क्रॉस चेक करना चाहिए कि एग्जैक्टली आपकी सर्जरी एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही करें। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट रीज़न आ जाता है हेयर ट्रांसप्लांट फेल होने का, वो ये है कि ट्रांसप्लांट के बाद में हमारा केयर कितने अच्छे से हुआ। ट्रांसप्लांट के बाद में जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है उनके लिए एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की ज़रूरत है, जैसे कि कुछ दवाइयाँ या सेलाइन स्प्रे हर आधे से 1 घंटे में ट्रांसप्लांटेड हेयर पे करना होता है, और आफ्टरवर्ड्स भी आपको कुछ मेडिकेशन या GFC थेरेपी लेनी होगी इन ऑर्डर टू मेंटेन द ट्रांसप्लांटेड हेयर एज वेल एज आपके जो एग्जिस्टिंग बाल हैं उनको भी मेंटेन करने के लिए हमें ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए। यानी कि आपके हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर से आप कॉन्स्टेंटली टच में रहिए और हमेशा उनसे पता करिए कि आपको क्या मेडिसिन यूज़ करनी है, अगर आपको GFC थेरेपी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ताकि आपके जो ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं वो भी बने रहें और आपके जो बाकी के बाल हैं, पीछे के बाल, उनको भी हमें बचाना है, क्योंकि ट्रांसप्लांट से आपका जो फर्दर हेयर लॉस का जो प्रोसेस है वो नहीं रुकता। तो उसको रोकने के लिए भी हमें मेडिसिन करनी है या GFC थेरेपी कर सकते हैं। तो पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर, पोस्ट ट्रांसप्लांट हेयर मेंटेनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जो भी इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं उनमें हेयर ट्रांसप्लांट फेल होने का ना के बराबर का चांस आ जाता है, और अगर हम कहीं पे भी किसी स्टेप पे लापरवाही कर जाते हैं तो इसमें चांसेस हो जाते हैं कि आपका ट्रांसप्लांट का रिजल्ट ठीक नहीं आया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे ट्रांसप्लांट की डेंसिटी भी ठीक आ गई, मगर वो बाल थोड़े से अजीब लग रहे होते हैं, अननेचुरल लग रहे होते हैं, क्योंकि हमारे जो ट्रांसप्लांटेड जो हमारे नेचुरल बाल है वो एक स्पेसिफिक एंगल और डायरेक्शन में ही होते हैं स्कैल्प में। तो अगर हमारा बाल अजीब दिख रहा है, अलग अननेचुरल एंगल और डायरेक्शन में डाला गया है, तो आपके बाल होने के बावजूद भी आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं होंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे और आपको लगेगा कि मेरा ट्रांसप्लांट फेल हो गया है। तो ना ही सिर्फ डेंसिटी बल्कि आपका नेचुरलनेस ऑफ द रिजल्ट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ को डिसाइड करने में कि आपका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। तो दोस्तों ये थे कुछ रीज़न जिनकी वजह से हमारा ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है। हमेशा ध्यान रखिए, अपना ट्रांसप्लांट प्लान करने से पहले इन तीनों चीज़ों को हमें अवॉइड करना है और बहुत ही केयरफुली चलना है ताकि हमारा ट्रांसप्लांट बहुत ही सक्सेसफुल रहे। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए।